और बात करते हैं दिल्ली के बींदापुर में हुई बीजेपी नेता की हत्या की। इस केस में जो है 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। गिरफ्तार आरोपियों में कुछ शूटर भी हैं। 14 अप्रैल को ये हत्या हुई थी। बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि सुरेंद्र मटियाला के दफ्तर में बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की थी, जिसमें 4 गोली सुरेंद्र मटियाला को लगी थी। सुरेंद्र ने 2017 में निगम पार्षद का चुनाव भी लड़ा था। कुछ देर पहले हमने हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर से इस पर विस्तार से बातचीत की, वो सुनते हैं। ये जो आरोपी हैं ये नंदू गैंग के हैं और कपिल सांगवान गैंग के हैं। कपिल सांगवान अभी फरार चल रहा है, उसकी पुलिस तलाश कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि शायद एक्सटॉर्शन के लिए सुरेंद्र पटियाला की हत्या की गई, क्योंकि जो ये गैंग है ये सुरेंद्र पटियाला से पैसे मांग रहा था, जबरन वसूली कर रहा था और जिसके लिए उन्होंने मना किया था और उसके बाद उनकी हत्या को अंजाम दे दिया गया। तो ऐसी जानकारी मिली है। हालांकि 5 लोग अरेस्ट हुए हैं, लेकिन जो गैंग का मुखिया है कपिल सांगवान वो फरार है और दूसरा नंदू जो कि विदेश में बैठा हुआ है उसको भी पकड़ना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से हत्या हुई 14 अप्रैल को सुरेंद्र मटियाला अपने दफ्तर में बैठे हुए थे बिंदापुर इलाके में और तभी 2 लड़के आते हैं बाइक से और उनके दफ्तर में दाखिल होते हैं और उन पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग करते हैं। उनको कई गोलियां लगती हैं और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। तो दिल्ली पुलिस लगातार पिछले 1 हफ्ते से इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और जांच के बाद अब 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 2 शूटर हैं। जो सुरेंद्र मटियाला थे वो बीजेपी के उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली और द्वारका के काफी बड़े नेता थे। जो निगम पार्षद का चुनाव है वो भी वो लड़ चुके थे। इसके अलावा नजफगढ़ से किसान मोर्चा के वो अध्यक्ष थे और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के वो काफी करीबी थे, काफी एक्टिव थे। तो इस पूरे मामले में 1 हफ्ते की जांच के बाद 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और अब तक की जांच से ऐसा लगता है कि एक्सटॉर्शन मांगने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और हत्याकांड के पीछे कपिल सांगवान नंदू गैंग के लोग हैं। और अब बात राजस्थान की सियासत की। राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत सरकार के बीच की तनातनी एक बार फिर से बढ़ती हुई दिख रही है। ये ताजा मामला जयपुर के परकोटा इलाके का है, जहां पर सचिन पायलट बीजेपी के सांसद किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में उस धरने में बैठे जहां पर रामप्रसाद मीणा नाम के एक शख्स की खुदकुशी को लेकर इंसाफ की मांग चल रही थी। पायलट ने भी गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी और बाकी आरोपियों पर कार्रवाई की यहां पर मांग की है। जयपुर के परकोटा इलाके में रामप्रसाद मीणा नाम के शख्स ने 4 दिन पहले खुदकुशी कर ली थी और इस खुदकुशी से पहले उसने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें कि आरोप लगाया कि मंत्री महेश जोशी और कुछ अन्य उसे दस्तावेज होने के बावजूद मकान नहीं बनाने दे रहे थे। कैबिनेट मंत्री महेश जोशी जी, इन्होंने हमारे परिवार को इतना परेशान कर रखा है कि आज मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। रामप्रसाद मीणा का आखिरी संदेश अब राजनीतिक तकरार का बिंदु बन चुका है। आत्महत्या करने से पहले इस वीडियो में रामप्रसाद ने मंत्री महेश जोशी समेत अन्य लोगों के नाम लिए। उसका आरोप है कि वो उससे जमीन के विवाद को लेकर परेशान कर रहे थे। रामप्रसाद के घर के बगल में एक होटल बन रहा था और रामप्रसाद का आरोप है कि उसको बेदखल करके होटल वहां पार्किंग बनाना चाह रहा था। हमने कहीं से पैसे करा के छत डलाने की कोशिश करी। हमें स्टार्टिंग से रोका नहीं गया, लेकिन जैसे हमारे पिलर खड़े हुए ऊपर की टीनें हटी तो हमारा काम रोक दिया गया। हमारे घर के बाहर पुलिस वाले बिठा दिए। मेरे दादा चाचा हर जगह जा रहे, कहीं नगर निगम पे, कहीं पार्षदों के पास गए, पर भी कुछ ही नहीं हुआ। सारी जगह एक ही बात बोलते थे कि बोले ऊपर से प्रेशर है, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर वो महेश जोशी के पास गए, मेरे पापा ये सारे, तो महेश जोशी के वहाँ जाके मेरी दादी उनके पाँव में गिरी तो उनको धक्का दे दिया गया। वो देख के उन्हें और सब वो हुआ, दुख हुआ। उसके बाद वो घर आए, वो बोले अपन कभी नहीं जीत सकते, ये बहुत बड़े लोग हैं। रामप्रसाद ने राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा से भी न्याय की गुहार लगाई और किरोड़ी मीणा यहां 5 दिन से धरने पर है उनके शव को लेकर। लेकिन कांग्रेस के लिए राजनीतिक चुनौती ये भी है कि सचिन पायलट भी यहां धरने पे पहुंच गए और उन्होंने भी इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। इस पूरे प्रकरण में एक बहुत ही निष्पक्ष और एक समय सीमा बांधने के बाद एक जांच होनी चाहिए। मांग इतनी सी थी कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पे इनसे मिल लो। 10 दिन तक बैठी रही, मुख्यमंत्री जी नहीं मिले। उनकी चोटी साड़ी खींच खांच के मेरी भी गर्दन तोड़ ताड़ के हमको भगा दिया। लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से अब भी यही मांग है कि आप वहाँ जुनैद और नासिर से मिलने जा सकते हैं। यहाँ 5 दिन से एक शव पड़ा है, यहाँ भी आके थोड़ा परिवार वालों को सांत्वना दे दो ना।
भाई राजनीतिक तो जब होता मैं कोई बीजेपी का झंडा लगाता, बीजेपी के जयकारे लगाता, नारे लगवाता, मेरे लगवाता, मैं तो कोई दीनहीन दुखी कोई भी आए उसके साथ खड़ा हो जाता हूँ, इसमें कोई राजनीति नहीं है। राम प्रसाद मीना की आत्महत्या को लेकर पुलिस ने कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन फिर भी ये मुद्दा राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। जयपुर से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह शेखावत के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। आज देश और दुनिया भर में ईद उल फितर धूमधाम से मनाई जा रही है। सुबह से ही मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ आप देख सकते हैं, कितनी भीड़ यहां पर नजर आ रही है। अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, भोपाल की आप तस्वीरें देख रहे हैं। और यहां पर लोगों ने ईद की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी, मुबारकबाद दी। ईद के इस मुबारक मौके पर प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और तमाम नेता, तमाम हस्तियां लोगों को बधाई दे रही हैं। और प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ईद उल फितर की बधाई, हमारे समाज में सद्भाव और करुणा की भावना बढ़े, इसकी कामना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि सबकी सेहत शानदार रहे और सबका जीवन बेहतर हो। ईद मुबारक। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल पार्टी के सांसद अभिषेक बैनर्जी भी आज ईद के इस मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर ममता बनर्जी ने सभी से शांति से ईद मनाने की अपील करते हुए कहा कि वो अपनी जान दे देंगे लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें गद्दार पार्टी और केंद्रीय एजेंसियों के साथ भी लड़ना पड़ता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी लोगों को ईद के मुबारक मौके पर बधाई दी। इस मौके पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन ने ईद की नमाज अदा की और लोगों को बधाई दी। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी को आपने देखा, शाहनवाज हुसैन को आप देख रहे हैं। तो ईद के इस मुबारक मौके पर तमाम लोग एक दूसरे को गले मिलकर शांति, सौहार्द की एक मुबारकबाद दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं अमन, चैन और शांति कायम रहे। हम दंगा नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम देश को टुकड़ा करने नहीं चाहते हैं। जो लोग देश को टुकड़ा करने चाहते हैं, आज ईद का दिन हम वादा करते हैं, हम जिंदगी भी देने के लिए तैयार है, लेकिन देश को टुकड़ा करने हम तैयार नहीं है। मैं तो कहना चाहूंगी, आप लोग शांति से रहिए, किसी का बात मत सुनिए। कोई गद्दार पार्टी, हमको तो गद्दार का साथ में भी लड़ने पड़ता है, हमको तो रुपया का साथ में भी लड़ने पड़ता है, हमको तो एजेंसी का साथ में भी लड़ने पड़ता है। हम लड़ने के लिए तैयार है कि हमारे को हिम्मत है लड़ने के लिए, लेकिन हम माथा झुकाने के लिए तैयार नहीं है। और आज अक्षय तृतीया भी है और इस खास मौके पर चार धाम यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। यहां पर उत्तराखंड सरकार ने तीर्थ यात्रियों की संख्या पर लगी रोक उसको हटा दिया है, यानी अब जितने भी यात्री वहां जाएंगे वो दर्शन कर सकेंगे। हालांकि श्रद्धालुओं को ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पहले की तरह ही जारी रहेगा, कराना होगा। चार धाम यात्रा आज से ही शुरू हो रही है। 21 अप्रैल तक 16 लाख लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन अब तक करवा चुके हैं। आज ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुल रहे हैं और इस मौके पर गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम को फूलों से सजाया गया है।